नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एचएसएससी एलएम का हरियाणा लाइनमैन का जो पेपर हुआ, उस पेपर में इलेक्ट्रिशियन के जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों का आज मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आज सुबह पेपर हुआ था एचएसएससी एलएम का, तो उसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने प्रश्न आए थे। वैसे उम्मीद से अब की बार प्रश्न कम आए हैं, क्योंकि पिछले यदि पेपर में देखा जाए तो 40 से 45 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब की बार उससे आधे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ये उम्मीद नहीं थी कि आधे ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब रहेगा कि 46 क्वेश्चन में से अब की बार 23 क्वेश्चन ही आए गए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ईजी हैं, और जितना इतनी ईजी है कि आपको बताऊंगा कि मैंने कब कितने पढ़ाए थे और मेरे पढ़ाई में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। आपको सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा और पेपर का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि आप लोग यदि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहोगे तो आप यदि मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो आपको प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक टॉपिक नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट रूप से कराया गया है। आप वीडियो देख लेते हो, आप नोट्स बना लेते हो, तो शायद ही कोई एग्जाम होगी ऑल इंडिया में जिसके आप एग्जाम में फाइट नहीं कर सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और चैनल पर जाकर अपनी तैयारी शुरू कर दें। ओनली सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के पेपर के ही सॉल्यूशन करवाऊंगा, बाकी ये नहीं करवाऊंगा। तो कितने क्वेश्चन आए थे आपको मैं इस पेपर में आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ से इस जो मेरे पास ये सीरीज आई है, इस सीरीज में से आपको दिखा रहा हूँ कि कितने नंबर से इलेक्ट्रिशियन के पेपर शुरू हुए थे। ये देखो, ये आ गया अपने पास 31 नंबर का प्रश्न। अब क्या लिखा है, ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अनुपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट एवं तापमान के कारण लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोड के मुड़ जाने को क्या कहते हैं। अब देखो, ओवर चार्जिंग, तो 25 एम्पीयर से अधिक बैटरी को ओवर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते हैं तो प्लेटें मुड़ जाती हैं, उसको कहते हैं बकलिंग, उसको बकलिंग दोष कहते हैं। तो यहाँ आप देखोगे इसके अंदर सी ऑप्शन सही मिलेगा आपको। बकलिंग में क्या मिलेगा, सी ऑप्शन सही मिलेगा। ये हो आपका सी ऑप्शन। इसमें 31 नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, फिर आपको 32 नंबर दिखाता हूँ। 32 नंबर में साधारण एक ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है। अब आपको मैंने ट्रांसफार्मर का चैप्टर पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो लगभग 99% से ऊपर होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 99% वाला, कितना दिया गया है, 90% से ऊपर होती है। देखो डी ऑप्शन दिया गया 90% से ऊपर। ये भी आपको बार बार पढ़ा चुका हूँ मैं कि 90% से ऊपर होती है। अब 90 से भी आपको पूछा जाए कि 95% से ऊपर होती है तो 95% सही आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ही 90% दिया गया है। तो 32 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही आएगा। अब 33 नंबर का एक न्यूमेरिकल आया है। न्यूमेरिकल किससे संबंधित है, बैटरी से संबंधित है। लिखा क्या गया है, 2 ओम का लोड प्रदान करने के लिए 2 ओम का लोड प्रदान करने के लिए 2 वोल्ट के और सर्किट वोल्टेज 2 वोल्टेज के और सर्किट वोल्टेज एवं 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले बैटरियों को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो बैटरी द्वारा प्रदत्त करंट क्या होगा। अब देखो, इसमें ये न्यूमेरिकल, इसमें आपको जो न्यूमेरिकल का जो आंसर निकला है उसमें क्या लिखा है, देखो क्या होगा। इसमें आई का फॉर्मूला ज्ञात करना है। इसमें आई ज्ञात करना, तो आई का फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा, आई बराबर ई मतलब ई जो ई एम एफ वोल्टेज है उसमें ई और आर अपॉन एन प्लस आर, ये अपना फॉर्मूला रहेगा। यदि आप इस फॉर्मूले में इसको ऐड करते हो तो लगभग आप इसको ऐड करके देखना, आप इसको यदि फॉर्मूले को सोल्व करोगे 0 पॉइंट मेरे हिसाब से 6.6 एम्पीयर करंट आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसमें डी ऑप्शन सही रहने वाला है, 0.66 एम्पीयर। ठीक है, ये आपका 33 का प्रश्न है। अब 34 की बात करूँ, एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन क्या अपना, एक पंखे में, देखो 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है। अब आप लोग इतना जानते हो कैपेसिटर में गति नहीं बढ़ाता है, पंखा कैपेसिटर में गति नहीं बढ़ाता है। आप लोगों ने मेरी यदि सिंगल फेज के मोटर की वीडियो देखे होंगे तो आपको सब कुछ ध्यान होगा कि पंखा क्या करता है, गति नहीं बढ़ाता है। गति यदि कैपेसिटर वीक हो जाता है, उसके बाद गति कम पड़ जाती है तो कहते हैं गति बढ़ाता है। लेकिन शुरुआती अवस्था में क्या करता है, त्रुटि होने पर पंखा को सुरक्षित रखना, ये भी नहीं करता है। गति को नियंत्रित करता है, ये भी नहीं करता है। फेज शिफ्ट कर देता है। यदि 34 नंबर में देखा जाए कि क्या करता है ये फेज शिफ्ट, डी ऑप्शन में देखो, फेज शिफ्ट कर देना, एक फेज को 2 भागों में बांटता है तो पंखा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ये आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है। अब 35 नंबर की बात की जाए, देखो 35 नंबर क्या दिया गया है कि कैपेसिटेंस सी, वोल्टेज वी और इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू के बीच संबंध क्या है। तो आप इतना पढ़ चुके हो और मैंने पढ़ाया भी है यहाँ से कि सी बराबर क्यू बटे वी होता है। क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे वी होता है। अब देखो, क्यू बटे वी का मतलब सी, क्यू का फॉर्मूला, कूलाम का जो फॉर्मूला अपने पास है
वो फॉर्मूला क्या है, आपको कूलम्ब का फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। देखो कूलम्ब का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसमें यदि आप कूलम्ब के फॉर्मूला की बात करोगे, Q बराबर आता है Q बराबर CV आता है। अब इसमें ये अपना मेन फॉर्मूला क्या है, Q बराबर CV का मेन फॉर्मूला है। अब इसमें यदि आप आगे देखेंगे तो C बराबर पूछा, C बराबर हो गया, C को यहाँ से व्यू ये हो जाए Q बराबर CV हो, तो आपका ए ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन में ये आपका 34 नंबर में ए ऑप्शन C बराबर Q आता है और मेन फॉर्मूला Q बराबर CV होता है। ठीक है, ये तो था आपका इसमें 35 नंबर का क्वेश्चन। अब 36 नंबर की क्वेश्चन देखो, ये भी मैं आपको ये सब बातें ऑलरेडी मैं प्रत्येक वीडियो में मैंने बार बार बोल के पढ़ाया है कि आप याद कर लो, आपको आएंगे। अब देखो मैंने अर्थिंग का चैप्टर पढ़ाया था, तो 2 प्रकार की अर्थिंग पढ़ाई थी, उसमें से देखना आपको कि 36 नंबर की क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय मानकों के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए GI पाइप का सर्वनिम्न आंतरिक व्यास कितना होता है। मैंने अंदर का व्यास पूछा गया है, तो आंतरिक व्यास में देखा जाए तो आप लोगों इसमें 38 mm बी ऑप्शन दिया गया है। मैं बारीकी से पढ़ाया मैंने दोनों, आंतरिक प्लेट का व्यास कितना होता है, प्लेट की साइज कितनी होती है, और पाइप का व्यास कितना होता है, ऊपर कितना पाइप लगता है, इसमें मेन पाइप का पूछा है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपसे आप देखोगे तो 38 mm का जो आंसर है इसमें सही मिलेगा 36 नंबर में। अब देखो ये क्वेश्चन मैं 37 नंबर वाला बार बार बता सकूँ, मैंने इलेक्ट्रिशियन थोड़ी स्पेशल की क्लास ली थी, वहाँ बताया, मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाई वहाँ बताया, बारीकी से पढ़ाया मैंने कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। फिर भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोग अच्छी तरह से करके आए होंगे। 37 नंबर दिया कि प्रतिरोध वाले 2 तारों को पैरेलल में जोड़ा गया है, समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ समकक्ष मतलब कि यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध पूछा है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो मैंने बताया था कि पैरेलल में जोड़ेंगे तो परिपथ में लगे सबसे कम मान के प्रतिरोध से कम होगा, ये पैरेलल का था। और सीरीज में क्या होगा, सीरीज में जुड़े होते तो क्या होगा, परिपथ में लगे सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से अधिक होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ ए ऑप्शन देखो, लघुत्तम सदस्य से कम होगा, लघुत्तम को सबसे कम मान का जो प्रतिरोध उससे भी कम होगा, तो ए ऑप्शन दिया गया है इसमें। ठीक है, तो 37 में क्या मिलेगा आपको, ए ऑप्शन मिलेगा। ये भी कितना इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इतने इजी हैं, आप यदि थोड़ी सी मेहनत की होती तो आपके 23 के 23 क्वेश्चन सही हो जाते इसमें। फिर 38 नंबर की बात करता हूँ। देखो एक तार की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो आप लोग जानते हो इसमें R बराबर R के दी तुलना के R की बात की जाए, उनकी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो R समानुपाती L होता है, बिल्कुल है, और R समानुपाती क्या होता है, L/A होता है। अब देखना, अब इसमें लिखा कि लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो मतलब लंबाई को 2 गुना किया प्रतिरोध 2 गुना हो गया। अब आयतन सेम रखा गया है और उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया को 2 गुना कर दी, इसको 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसके बढ़ाने से 2 गुना बढ़ा, इसके घटाने से 2 गुना घटा, तो अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 38 नंबर के क्वेश्चन में प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखो मानक प्रतिरोध बनाने के लिए कॉन्स्टेंट तार का उपयोग किया गया है, क्योंकि इसमें होता है। अब आप लोगों ने यदि मेरा वीडियो देखा होगा, ये जो मीटर वाली वीडियो पढ़ाई मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, इसमें बताया था कि कॉन्स्टेंट और जो अपने संट वायर जो संट प्रतिरोध बनाते हैं, कॉन्स्टेंट बनाते हैं, यूरेका होती है, कॉन्स्टेंट होती है, जैसे मल्टीप्लायर बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्यों प्रयोग करते हैं, तो कॉन्स्टेंट का प्रयोग करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंट का प्रयोग करते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट का प्रतिरोध तापमानांक 0 होता है। चालक धातुओं का प्रतिरोध तापमानांक मतलब होता है कि धनात्मक होता है, और कुचालक और अर्धचालक ऋणात्मक होता है, लेकिन कॉन्स्टेंट है, यूरेका है, इनका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो ये आपका मिलेगा नगण्य प्रतिरोध तापमानांक, डी ऑप्शन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, नगण्य प्रतिरोध तापमानांक, किसमें 39 नंबर के ऑप्शन में। कितना इजी क्वेश्चन है, बार बार मैंने लिखवा चुका है, नोट्स में बार बार बोल के लिखवाया है कि आप ये लिख लो। अब मेरे पढ़ाई से सारे क्वेश्चन आए हैं। अब देखो इसमें देखें, जब एक मोटर कार चालू किया जाता है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो, मेरे डीसी जनरेटर के चैप्टर में जाओगे या बैटरी के चैप्टर देखो तो सोच सकते हो इसमें आप। एक मोटर कार चालू किया जाता है तो उसकी रोशनी थोड़ी गर्दिम हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। इसका कारण क्या है, आप किसी गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो हेडलाइट देखते हो उसकी लाइट कम हो जाती है, क्यों। अब देखो 2 कारण हो सकते हैं। जो आप स्टार्ट करते हो, जो इसमें मोटर लगती है, वो एक तो वोल्टेज खींचती है, अधिक करंट लेती है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, एक तो ये होता है। और पोटेंशियल ड्रॉप एक तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है और करंट ज़्यादा लेती है तो वहाँ पे वोल्टेज में गिरावट आती है। तो 2 कारण हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 2 कारण कब होंगे, जब इसको स्टार्ट किया जाता है, चालू किया जाता है तब। तो यहाँ आपके 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, लगभग दोनों में से आपको यदि कन्फर्म पूछा जाए तो एक तो सी ऑप्शन, देखो सी ऑप्शन आपका सही हो सकता है एक तो, और एक आपका डी ऑप्शन सही हो सकता है।
दो ऑप्शन सही होने वाले हैं, एक तो डी ऑप्शन और एक सही ऑप्शन। लेकिन दोनों में से बात की जाए तो अधिक पोटेंशियल गिरावट की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो डी ऑप्शन आपका 90% लगभग सही माना जाएगा। वैसे सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन 90% आपका डी ऑप्शन ही सही मानेगा। अधिक पोटेंशियल की गिरावट मान सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा इसमें। यह क्या देगा है, हाँ, ऑफ लार्ज पोटेंशियल ड्रॉप ये आ सकता है इसके अंदर। तो 40 में आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, अब ये देखो 41 का क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम के अनुसार एक बंद लूप में करंट प्रतिरोध व ईएमएफ का बीजगणित क्या होता है। अब देखो किरचॉफ का पहला नियम बताया गया है कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, आप लोग सब जानते हो। ठीक है, और इसमें शून्य दिया गया है। और ये भी मैंने आपको बार बार मतलब अच्छी तरह से, आप प्रैक्टिकल तो मैंने नहीं करवाया लेकिन अच्छी तरह शानदार रूप से पढ़ाया है। ये देखो किरचॉफ के नियम में ए ऑप्शन में आपको देगा शून्य होता है, बीजगणित क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। इसको मैंने फॉर्मूले समेत पढ़ाया है, आप लोग जाकर देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे तो आपको सब कुछ ध्यान होगा। और ये देखो मैंने ये पढ़ाया था पावर सिस्टम में। मैं प्रत्येक टॉपिक का नाम लेता हूँ कि पावर सिस्टम के टॉपिक में पढ़ाया था मैंने कि प्राथमिक वितरण वोल्टेज क्या होता है। मैंने यहाँ तो प्राथमिक दिया, मैंने उत्पादन से लेकर और घर तक लाइट जाती है, जहाँ तक मैंने वोल्टेज बताया था कि ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन कौन सी होगी। तो देखो ट्रांसमिशन लाइन 2 होंगी और वितरण लाइन 2 होंगी। तो ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज तो यहाँ दिए नहीं गए हैं। वितरण लाइन के प्राथमिक पे जो होंगे 11,000 वोल्टेज और सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगी, यहाँ प्राथमिक दिए गए हैं, प्राथमिक वितरण वोल्टेज दिया गया, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 11,000 वोल्टेज और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 415 वोल्टेज आता है। तो यहाँ वितरण वोल्टेज में आपको 42 नंबर के ऑप्शन में डी ऑप्शन से मिलेगा 11 kV वोल्टेज। समझ गए, ये तो था यहाँ पे। अब देखो अधिक छिद्र पाने के लिए होता है, याद रखना ये बात, अधिक छिद्र पाने के लिए आपको एक अधिक छिद्र होल अधिक करने हैं। जैसे होल करेंगे, ठीक है ना, होल अधिक करने हैं तो त्रिसंयोजी तत्व की धातु मिला देंगे। सोचना मेरी बात, होल अधिक पाने के लिए त्रिसंयोजी तत्व की धातु मिलाएंगे, इसमें डोपिंग करवाएंगे। डोपिंग त्रिसंयोजी बोरोन की होती है। यहाँ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तीनों के तीनों पंचतत्व बोरोन की बात बी करते की बात करते हैं। तो 43 नंबर में बी की बात कर लेते हैं, यहाँ आपका बी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में व्यवहार होने वाली रोधक सामग्रियों में, हाँ ये 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो 46 नंबर के क्वेश्चन में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवहार होने वाली रोधक सामग्री कौन सी होती है। उच्च इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की बात करता हूँ। यहाँ आर्क प्रतिरोध वाली हो सकती है, थर्मल स्टेबिलिटी वाली हो सकती है, उच्च इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल वाली हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो उपरोक्त सभी हो सकेंगे, ये तो तीनों हो सकती हैं। तो 46 में हो सकता है उपरोक्त सभी, ये आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, अब एक देखते हैं 47 का, एक बायोमेटल रिले का उपयोग होता है। बायोमेटल द्विधात्विक पत्ती आती है, उसका रिले का उपयोग करते हैं। जैसे अपने प्रेस आती है, प्रेस में किसके लिए करते हैं, ठीक है ना, वो एक थर्मल आती है। बायोमेटल का होता है कि द्विधात्विक पत्ती अधिक उष्मा से पाकर वो गर्म होकर मुड़ जाएंगी। तो ये जो ओवरलोड, इसको कहेंगे ओवरलोड, अंडरलोड नहीं, ओवरलोड के ऊपर काम करते हैं। ओवरलोड पे उष्मा अधिक होगी, उष्मा अधिक तो पत्तियां मुड़ेंगे और सर्किट को खोलेंगे और सुरक्षा करेंगे। तो ओवरलोड सुरक्षा के लिए आती है। ओवरलोड सुरक्षा के 2 आएंगे ओवरसी, एक तो चुंबकीय रिले आती है, एक बायोमेट्रिक आती है। तो बायोमेट्रिक ओवरलोड रिले आती है मेरे हिसाब से। तो 47 नंबर का क्वेश्चन इसमें सही होगा आपका। चलो आगे 48 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो 48 का क्वेश्चन है, साधारण एक डीसी जनरेटर का योग बना होता, साधारण रूप से पूछा है, हाई करंट वाला नहीं पूछा, साधारण रूप से पूछा है। तो साधारण रूप से क्या मिलेगा आपको, साधारण रूप से मिलेगा कास्ट आयरन का। ये भी मैं अच्छी तरह से बार बार मैंने लिखवाया है, आप लोग नोट्स बनाएंगे, ध्यान होगा। एक और अधिक क्षमता की जो मशीन होंगी वह स्टील की पत्तियों को मोड़कर बनाता है। तो लगभग देखा जाए 90%, 99% कास्ट आयरन से बने होते हैं। ठीक है ना, और यदि अधिक क्षमता की इस्पात की पत्ती का नाम है, इस्पात की पत्तियों को गोल करके बनाया जाता है। चलिए अब बात करता हूँ 49 नंबर क्वेश्चन की। सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोध का ताप पूर्णांक होता है। अब सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा सी का मतलब नेगेटिव होता है इसमें। अब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव क्यों, देखो अब ये बताऊंगा, ये नेगेटिव होता है। अब इस नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य का मतलब होता है कि जो चालक धातु होती है, चालक कहने के बाद चालक होते हैं, उनका प्रतिरोध ताप पूर्णांक धनात्मक होता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का ऋणात्मक होता है, कांस्टेंट होता है उसका शून्य होता है। इनका कहने का मतलब कि इनको गर्म करेंगे, इनका प्रतिरोध बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव, और यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो शून्य होता है। तो सेमीकंडक्टर को जो ही गर्म करते हैं उनका प्रतिरोध घटता है, इसका मतलब नेगेटिव होता है।
ये आ गया आपका 49 नंबर। अब 50 नंबर की बात की जाए, सीलिंग फैन में कौन सा मोटर व्यवहार किया जाता है। सीलिंग फैन में छत के पंखे की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें तो आपने सिंगल फेस मोटर पढ़ा होकर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको साफ साफ स्पष्ट नजर आ गया होगा कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगी होती है। यहाँ पे परमानेंट का मतलब इसमें स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है, जिसमें कैपेसिटर ऑलरेडी 24 आवर जो पंखा चलता है तो वो कैपेसिटर संयोजित ही रहता है। इस प्रकार के पंखे में ये मोटर होती है। शेडेड पोल मोटर देखा, उनकी शेडेड पोल मोटर क्या है, जिसमें पंखे में कैपेसिटर नहीं होता है, वो शेडेड पोल मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर में नहीं होता है। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर मोटर में दो कैपेसिटर होते हैं, एक तो 75% के बाद चलने के बाद हट जाता है और एक परमानेंट लगा रहता है। लेकिन सीलिंग फैन की बात की जाए तो यही आता है। अब 51 नंबर की बात करें, कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट होता है। अब पैसिव कंपोनेंट की मैं आपको बात करूँ, थोड़े डिस्क्रिप्शन बता दूं कि वह कंपोनेंट जो पावर कंज्यूम करता है वह पैसिव कंपोनेंट होता है। अब पावर कंज्यूम करता है, देखो कंज्यूम, डायोड भी कंज्यूम नहीं करता है, ट्रांजिस्टर नहीं करता है, इंसुलेटर नहीं करता है, जिसमें से धारा प्रवाहित होगी और वोल्टेज होंगी वो कंज्यूम करेगा। हम कहने का मतलब रजिस्टेंस होगा, उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये मतलब कि इनमें रेजिस्टेंस होता है लेकिन पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये तीनों के तीनों पावर कंज्यूम नहीं करते। पावर कंज्यूम कौन करता है, आर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, पावर कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि तीनों की हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तीनों में नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ आपका आंसर होने वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर में कम्यूटेटर होता है। अब यहाँ मैं आपको कम्यूटेटर बता दूँ, वाटर पंप मोटर, इसमें कम्यूटेटर नहीं होता, इसमें आर्मेचर नहीं होता है, इसमें रोटर होता है। शेडेड पोल मोटर में रोटर होता है, स्टेपर मोटर में रोटर होता है, रिपल्सर मोटर होता है, इसमें आर्मेचर होता है। और आर्मेचर जहाँ होगा वहाँ कम्यूटेटर होगा। तो ये भी आपसे पूछा जाए किस प्रकार निम्न में से कौन सी मोटर में आर्मेचर होता है, ये भी पूछ लिया जाता तो ये रिपल्सर मोटर ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सर मोटर है उसके अंदर आर्मेचर होता है और आर्मेचर कम्यूटेटर होता है। ये आपका बी ऑप्शन सही मिलेगा। रिपल्सन में 3 प्रकार की मोटर है, प्लेन रिपल्सन मोटर होती है, रिपल्सन स्टार्ट मोटर होती है, रिपल्सन स्टार्ट रिपल्सन रन मोटर होती है। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन मोटर का नाम दिया गया 52 नंबर में, आपका बी ऑप्शन सही मिलेगा आप लोगों को। अब 53 नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करें, डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या होती है। सेगमेंट के मतलब कम्यूटेटर में कितने सेगमेंट रहेंगे, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, न कि पोलों पर, न कि कंडक्टर की संख्या पर, न कि पोलों की संख्या के दोगुने पर, कोई इस पर डिपेंड, लेकिन आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या पर डिपेंड करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होने वाला है। और दोस्तों ये तो थे आपका 23 क्वेश्चन, मतलब कि उम्मीद से कम क्वेश्चन आए हैं 23 क्वेश्चन। बाकी पिछली बार 45 से 46 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब की बार उससे हाफ क्वेश्चन आए हैं, 23 क्वेश्चन ही आए हैं, बहुत कम है। ठीक है, अब आप देखोगे कि यदि इससे अधिक और बेटर यदि तैयारी करना, आपके क्वेश्चन यदि गलत हो रहे हैं, आपको आते आते गलत हुए हैं, आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो अब मेरे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पे जाओगे, आप एक वीडियो भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप कितनी तैयारी करके फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे इतनी शानदार पेड कोर्स में मिलने वाला नहीं आप लोगों को इतना। नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करके आप कितनी तैयारी कर सकते हो, आप एक वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हो आप लोग। उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और अपनी तैयारी शुरू कर दो। भविष्य में यदि ऑल इंडिया में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल से संबंधित एग्जाम होगी तो आप 100% अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो इस चैनल के माध्यम से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, और आज से ही नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट रूप से सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडे इलेक्ट्रिकल चैनल पर जाएं और नोट्स बनाना शुरू कर दें। यदि आपको सफलता नहीं मिले तो मेरे को बता देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।